कि आज की क्लास जीके ओरिएंटेड होगी, मतलब स्पेशली जो आज नए परिदृश्य में जीके के क्वेश्चन को रिलेट किए जा रहे हैं, जो एक तरीके से अथाह समुद्र माना जाता है। एक तैयारी कर रहा बंदा वो जीके के प्रश्नों को कम मेहनत में कैसे अचीव कर पाए, कैसे उन आयाम, उन डायमेंशंस को अच्छे से कवर कर पाए, आज इन चीजों को केंद्रित करते हुए आज की क्लास होगी। आज बहुत कुछ विशेष होगा दोस्त। जैसे मैं ये बताऊंगा कि अगर जैसे यहां मानव विकास सूचकांक है, तो मानव विकास सूचकांक में जीके में क्या 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 आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो इस तरीके से आज आपको मैं यहां से कोरिलेट करूंगा कि आप जैव विविधता का क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें थीम कैसे चेंज होती हैं, नए चीजें क्या होते हैं। मतलब आज की क्लास आपकी याद रखेंगे आप कि ये मूल रूप से नए बनने वाले जीके की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट हो रही है, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बार कमेंट कर दीजिए और फिर क्लास को आगे की ओर बढ़ाया जाए। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार आप कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए बिल्कुल आगे की ओर चला जाए। चलिए सभी लोगों को वेरी वेरी, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन ही कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। आज बहुत कुछ नया बताएंगे आपको। आज वो चीज बताएंगे कि अगर आप सुपर टेट, स्पेशली अगर आप एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या नहीं पढ़ना है। लास्ट में आपको ये चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। पहले तो मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा अच्छे, सारी चीजें। सुपर टेट में जीके मूल रूप से भाई अगर हम देखें तो जीके, और अगर आप करेंट अफेयर्स और मेरा अगर आप ईवीएस मिला दीजिए तो कुल मिलाकर के मैं आपका साथ निभाऊंगा कितने नंबर पर? 32 नंबर पर। दोस्त 32 नंबर कितना ज्यादा मायने रखता है आप ये समझ सकते हैं। तो चीजें आज की क्लास काफी ओरिएंटेड होने वाली है। लेकिन हाँ, आज मैं आपसे आग्रह करूंगा, पहला एक क्वेश्चन करिए, और अगर पसंद आए, अगर लगे कि आपके काम की चीजें अच्छे से कोरिलेट कर रहा हूं, तो आप एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए आप भटकेंगे, ये आया है दिसंबर, मतलब ये दिसंबर 2019 में आया है, और बहुत सारे जगहों पे लिखा है किसका? 2020 का। लेकिन आपको ये बात याद रखना है, मैं 69,000 वैकेंसी की बात कर रहा हूं। 69,000 वैकेंसी में सेम प्रश्न आया था। ये जहां 2019 लिखा है, यहां पर लिखा हुआ था क्या? 2018। एकदम सेम प्रश्न आया हुआ है, बस सन बदला है। कह रहा मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? 128 है, 129 है, 130 है या 131 है? तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 2018 में जब यह प्रश्न बना तो उस समय भारत की रैंकिंग कितनी थी? 130वीं रैंकिंग थी, और एक रैंकिंग का सुधार हुआ है और यह रैंकिंग पहुंच गई है कहां? 129 नंबर पर। ठीक है, 129 के आधार पे बी लगा दिया। लेकिन अब यह बताइए कि ठीक अगले सुपर टेट के एग्जाम में क्या यह जरूरी है क्या कि मानव विकास सूचकांक ही पूछेगा? नहीं। लेकिन अगर मानव विकास सूचकांक पर अगर एग्जामिनर का नजर गया तो वो क्या पूछ सकता है, ये तरीका होता है जीके को तैयार करने का। तब वो करंट नहीं पूछेगा, वो जीके पूछेगा। अब देखिए, अब जीके को देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न मानव विकास सूचकांक से करंट के अलावा जीके में बन सकते हैं। मानव विकास सूचकांक को मतलब देने वाला या मानव विकास सूचकांक को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने वाला देश कौन सा है? तो अब आप बताएंगे कि वैश्विक स्तर पर मानव विकास सूचकांक देने का श्रेय जाता है किस देश को? पाकिस्तान को, हमारे पड़ोसी देश को। पाकिस्तान के किस व्यक्ति को जाता है? तब आप बताएंगे महबूब उल हक। प्रश्न यह भी बना हुआ है कुछ एग्जामों में कि मानव विकास सूचकांक में महबूब उल हक की किस भारतीय अर्थशास्त्री के द्वारा सहायता की गई थी या उन्होंने किससे सहयोग प्राप्त किया था? तब ध्यान दीजिएगा, अमर्त्य सेन।
ये याद रखिएगा कि भारतीय अर्थशास्त्री, ये मूल रूप से कौन, ये देखिए यहां पे लिखा है भारतीय अर्थशास्त्री, ये अमर्त्य सेन से ये सहायता लिए थे किस क्षेत्र में, मानव विकास सूचकांक को वैश्विक पटल पर लाने के लिए, ये महबूब उल हक ने। ये 2-3 बातें हुई। ये मानव विकास सूचकांक का ये मूल जो अवधारणा थी, ये किस सन में दिया गया, तब यहां पे देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन पे आप आ गए कि यह दिया गया 1990। कब दिया गया? 1990। लिखते रहिए, कमेंट लिखते रहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र, मतलब अब इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। क्या? मानव विकास सूचकांक। क्लियर हुआ? आगे आइए। अगर हम 2019 की, जिसमें 129 स्थान पर भारत आया है, इस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान पर दोस्त कौन है? नॉर्वे है। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, बुरुंडी। अंतिम स्थान पर कौन है? बुरुंडी। अच्छा, ये मानव विकास सूचकांक का आधार कितना है? अगर ये कहे कि मानव विकास सूचकांक को कुल कितने आधारों पर तैयार किया जाता है, तो कुल कितने आधार होंगे? 3 प्रमुख आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। क्या क्या? जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। मतलब ये पर्टिकुलर देश में 3 चीजें मेजर की जाती हैं कि लोगों के जो जीवन जीने की आशा है, जो जीवन जीने का, जैसे 68 साल, 70 साल, 72 साल, ये किसका सबसे ज्यादा है? अपने यहां समस्त प्रकार की, प्राथमिक माध्यमिक ही नहीं, प्रौढ़ शिक्षा तक कितना ज्यादा देश प्रसारित किया है, और वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो अधिक होगी, इन तीनों मेजर के आधार पे मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक से अब कोई भी प्रश्न बन जाए, अब इस आपके अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया, मैक्सिमम को क्लियर हो गया। चलिए चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिएगा, ये कह रहा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सेम प्रश्न आया हुआ है कहां से? आपके सुपर टेट के 69,000 में सेम प्रश्न आया है कि वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त, कह रहा क्या सुनील अरोड़ा हैं, ओम प्रकाश रावत है, राजीव कुमार है, या कह रहा है इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये आपके मूल रूप से सुनील अरोड़ा थे। मतलब ये देखिए अभी तक कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। अब वर्तमान समय में ये वित्त सचिव जो भारत के रिटायर हो चुके हैं, कौन? राजीव कुमार, ये वर्तमान समय में बनाए गए हैं भारत के क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न 2 डायमेंशन से, मतलब कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किसका स्थान ग्रहण किया है? तब आप जवाब देंगे किसका स्थान ग्रहण किया है? सुनील अरोड़ा का स्थान ग्रहण किया है। समझ रहे हैं ना? सुनील अरोड़ा का स्थान ग्रहण किया है। लेकिन ठीक है, अब अगर आप जीके में जाइए और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित जीके का प्रश्न अगर कोरिलेट किया, तब जवाब क्या होगा? तो देखिएगा क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। कह रहा कि संविधान के किस भाग में चुनाव या चुनाव प्रक्रिया भारत के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में वर्णन किया गया है? सीधा सा आप बात बताएंगे, अनुच्छेद 15। क्या बताएंगे? एक सेकेंड, ये आप बताएंगे भाग 15 और अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 के मध्य। 2 बातें, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के कितना तक? 329 तक। बात किसकी की गई है? निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
भाई आपने जान लिया कि राजीव कुमार, अच्छा यह भी प्रश्न बन सकता है कि राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त का पद धारण करने से पूर्व किस पद पर थे? तो भारत के वित्त सचिव के तौर पर नियुक्त थे। यह बात याद रखिएगा, किसके तौर पर? भारत के वित्त सचिव के तौर पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए। मतलब 6 वर्ष पूरा हो जाए तो भी रिटायर हो जाएंगे और 65 वर्ष पूरा हो जाए तो भी रिटायर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, इनको का जो स्तर होता है, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनको वेतन दिया जाता है, इनको भत्ता दिया जाता है और समस्त प्रकार की क्या होती है, इनको वरीयता प्रदान की जाती है। ये बातें आप अच्छे से तैयार रखिएगा। क्लियर हो गया? समझ गए आप? अच्छे से समझे ना? चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या खेल दिवस 25 मई को, 29 जून को, 30 जुलाई को, और कह रहा है क्या 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए एक बार सारे लोग कमेंट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नए प्रश्न बने तो कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे, और आज तो और भी चीजें आपके लिए कोरिलेट की गई हैं। आगे यहां पे आपके लिए और भी चीजें कोरिलेट की गई हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जन्म दिवस है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जो आपका जन्म जो है कि दिवस है, इसके तौर पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। किसके? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मेजर ध्यानचंद। क्या? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, चलिए बहरहाल आगे की ओर बढ़िए। देखिए मैं दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें बन सकता है। भारतीय खेल दिवस को 2012 में उत्सव दिवस के रूप में शामिल किया गया। मतलब खेल दिवस एक प्रकार का भारत में कैसा दिवस है, तो इसको हम लोग उत्सव, फेस्टिवल के तौर पर आयोजित करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट बातें जैसे खेलो इंडिया इत्यादि चीजों के बारे में अभी देखिए, अभी यहां पे देखिए आपको चीजें क्लियर होंगी। क्या कह रहा है? भारतीय खेल दिवस 2012 में किसके तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाने लगा? तो ये उत्सव दिवस के तौर पर। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके यहां पे ध्यान में? तो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की यहां पे जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। यहां तक तो क्लियर हो रहा है। देखिए, खेलो इंडिया मूवमेंट, 2 बातें। खेलो इंडिया मूवमेंट ये कब प्रारंभ किया गया? 2018 में। किसके द्वारा किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। खेलो इंडिया मूल रूप से किसके तौर पर या किसके एक भाग के तौर पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, जो 2012 में खेल उत्सव दिवस हुआ था, इसी उत्सव दिवस के तौर पर यहां पे खेलो इंडिया ये क्या कर दिया गया था? ये खेलो इंडिया मूवमेंट भारत में, जैसे अभी आप देखें कि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। चीजें मैं आपको करंट में कराया हूं, आगे भी कराऊंगा, लेकिन यहां ऐसे समझिएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? देखते रहिएगा। देखिए दोस्त, इंपॉर्टेंट सेशन है, ये सेशन लाइव होगा। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, ये सेशन लाइव होगा। आप अच्छे से नोट डाउन जरूर करते जाइए। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट डाउन जरूर करते जाइए या स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो गया। ये खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? सेम चीजें पूछा हुआ है आपका। 69,000 की वैकेंसी किसके तौर पर? 2018 के तौर पर। चलिए, समय पुराना हो गया है, हम बात करते हैं 2020 की। आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो कह रहा है कि 2020 की थीम क्या है?
कह रहा है कि जैव विविधता रखा गया है, जल प्रदूषण कम करना रखा गया है, कह रहा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना रखा गया है, कह रहा वायु प्रदूषण को कम करना रखा गया है। चलिए एक बार कमेंट करिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 के लिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। देखिए, या तो आज मैं बस इतना कहूंगा, आज संख्या 4000 पहुंचा दीजिए, आज संख्या 4000 बस। अगर देखिए आप सभी लोगों को अगर पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर हमारे लिए मेहनत किए हैं, क्योंकि देखिए मैं शुद्ध आपको 69,000 के पैटर्न पर लेके चल रहा हूं। ये जीके 69,000 में जो 2 ठो हुआ है, दोनों को मैं आपको कराऊंगा, डायमेंशंस दिखाऊंगा, अब उसके आयाम का आपको जीके कराऊंगा। लेकिन ये चीजें अगर यूनिक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा तो आप सपोर्ट करोगे ना। आप नहीं करेंगे चीजें तब कैसे मजा आएंगी। ठीक है, तो अब देखिए इसी में अगर हम कहें तो देखिए अभी तक आप में से मैक्सिमम लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। आप ये बताइए, आप में से लगभग 2500 लोग लाइव हैं और लाइक केवल 1300 लोग किए हैं। बताइए क्या आपके एक लाइक के बराबर हमारा मेहनत नहीं है क्या? ये रात में मेहनत करना, आज दिन भर की क्लासेस बंद थी ना, पता नहीं क्या करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए क्या करें, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम। तो देखिए इस साल की थीम हमेशा कंफ्यूजन भरा है। क्यों है कंफ्यूजन भरा है? कुछ लोग ये कहेंगे कि थीम रखा गया है प्रकृति के लिए समय। थीम क्या रखा गया है? प्रकृति के लिए समय। तो देखिए कुछ मैगजीन प्रकृति के लिए समय चीजों को छाप दिए, कुछ वेबसाइट, और कुछ वेबसाइट छाप दिए जैव विविधता। लेकिन याद रखिएगा इसका पूरा का पूरा थीम है प्रकृति के लिए समय, जैव विविधता। ये दोनों बातें, मतलब पहले क्या लगा है, प्रकृति के लिए समय, जैव विविधता, ये रखा गया है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे क्या क्या? आपसे यह पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव, जैसे ये तो आप जान लिया कि प्रकृति के लिए होगा, प्रकृति के लिए समय और जैव विविधता 2020 की थीम है। इसको मतलब सबसे पहली बार अगर मनाए जाने के प्रस्ताव की बात करें तो मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आप जानते हैं 1972 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या नाम है? स्टॉकहोम सम्मेलन। यह सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? स्वीडन में। आप याद रखिए ये 1972 में मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था स्वीडन में। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इसी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन, यहां पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पर्यावरण प्रोग्राम, ये इसी में यूएनडीईपी की स्थापना की गई थी। इसका आयोजन 5 जून को किया गया था। तो इसी मानव पर्यावरण पर पहले सम्मेलन को मनाए जाने के लिए इस 5 जून को मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। पहली बार 1973 में अनौपचारिक तौर पर, पूरा वैश्विक नहीं मनाया गया, वैश्विक मनाया गया कब? 1974। और 1973 और 74 को लेकर के बहुत सारे 1973-74 को लेकर के बहुत सारे आपको मैगजीन्स, किताबें कंफ्यूज करती हैं। याद रखिएगा 1973 में मनाया तो गया था लेकिन ये अनौपचारिक था। अनौपचारिक का सेंस ये है कि ध्यान दीजिएगा ये पूरे विश्व में नहीं मनाया गया था। पूरे विश्व में कब मनाया गया है? तो पूरे विश्व में मनाया गया 1974 में। इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, चलिए तो ये अब क्लियर हो गया, ये मनाया गया। यहां पे 2020 की थीम क्या रखी गई? ये चीजें अगर आपके अप्रैल मई जून, मतलब जून के पहले तक अगर आपके सुपर टेट का एग्जाम हो जाएगा, ये चीजें आपके 1 नंबर को फंसा देंगी। चाहे पर्यावरण में पूछ ले, चाहे आपके जीके में प्रश्न पूछ ले, चाहे करंट से कोरिलेट कर ले। यहीं से पर्यावरण दिवस मनाए जाने की प्रस्तावना कब तैयार की गई थी? तो आप बताएंगे 1972। किस कार्यक्रम के दौरान? स्टॉकहोम सम्मेलन। ऑप्शन में मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन भी हो सकता है। यहां पे आप लिख लीजिएगा मानव पर्यावरण पर
मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन या पहले सम्मेलन के दौरान, ये याद रखिएगा, पहले सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये 2-3 चीजें। कितने लोग? 119 लोग, यूएनडीपी की यहां पे स्थापना। चलिए, केरल का लोक नृत्य नहीं है। चलिए, केरल का यहां पे लोक नृत्य नहीं है, कह रहा कौन सा? सेम चीजें आया हुआ है प्रश्न में, थोड़ा सा मैं पलटा हूं, लेकिन जो आपके 69,000 में जो कुछ भी पूछा है वो चीजें आपके ऑप्शन में विद्यमान है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, ये मैं बता रहा हूं, ये देखिए, तो आज की क्लास पूरी तरीके से, आज की क्लास को नोट डाउन कर लीजिए और आपको सुपर टेट में जीके करंट की तैयारी का अंदाजा लग जाएगा कौन कौन से एरियाज पे पढ़ूं, कि अब अगर आयोग कुछ उल्टा पुल्टा सोचे तो भी आप अच्छे से कर जाएं। ठीक है ना? आपको लग रहा है ना, मेहनत करें रोज रात के 9 बजे। आप देखिए, जनवरी आपका पूरा मैं कंप्लीट करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। फरवरी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, आपको मार्च में कंप्लीट कराया हूं। नोटबुक में आप ऐसे जनवरी का अलग, फरवरी अलग, मार्च अलग बनाइए। अब जैसे माना कि अगर आपका 2021 में अगर एग्जाम होता है सुपर टेट का, तो आप अब देखिए ये पूरा दिसंबर तक काम करेगा। अब फरवरी जाता है, जनवरी निकाल दीजिएगा, मार्च जाता है तो ऐसे निकालते चले जाइएगा, चीजें आपकी कवर होती चले। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, मैं करंट अलग पढ़ा रहा हूं, जीके चीजें अलग अलग किया हूं। माह पढ़ाने का यही फायदा है कि आप जो है माह, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं माह के आधार पे, कि आपको कूड़ा कचरा मतलब सब इंपॉर्टेंट ना लगे, ये याद रखिएगा। केरल का लोक नृत्य नहीं है, यक्षगान नहीं है, कथकली नहीं है, मोहिनी अट्टम नहीं है, और कह रहा कि क्या कोपाली नहीं है। चलिए बताएंगे कि केरल का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। चलिए, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है। और प्रश्न क्या पूछा था कि ये केरल की जगह पूछ लिया था दोस्त, क्या? कर्नाटक। तो जब केरल का पूछ लिया था कि कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य है, तो आपका जवाब था यक्षगान, क्योंकि यक्षगान मूल रूप से कहां का लोक नृत्य है? तो ये याद रखिएगा, कहां का दोस्त? कर्नाटक का। ये सेम चीज आपके आया हुआ है। बाकी देखिए, अब केरल के बगल कर्नाटक, मतलब कर्नाटक के केरल लेकर के आया हूं। केरल का मूल जो इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा, मतलब यक्षगान मतलब नहीं है तो यक्षगान, कथकली, मोहिनी अट्टम और कोपाली, ये कहां का? केरला का। एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। देखिए, अब उत्तर तो पता चल गया, लेकिन अब देखिए आपसे 1 नंबर का प्रश्न मंदिर निर्माण से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया है यक्षगान के बारे में, लोकगीत मान लिया पूछ लिया, लोक नृत्य पूछ लिया है, तो अगर कर्नाटक पर अगर आपका आयोग अगर नजर डालेगा तो वो क्या पूछ सकता है? आपसे पूछा कि ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? अगर कर्नाटक नजर में आए, भाई तुरंत सेम प्रश्न अगर रिपीट करता है तो आप तो जान ही गए, लेकिन अगर नया पूछेगा तो पूछा कि कर्नाटक का संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि जो कह सकते हैं क्लासिकल जो संगीत है, मूल रूप से जो शास्त्रीय संगीत है, कौन सी संगीत? जो शास्त्रीय संगीत है, इस शास्त्रीय संगीत में विशेष योगदान है पूरे भारत में, किसका? कर्नाटक का। तो ये शास्त्रीय संगीत के तौर पर पुरंदरदास क्या कहे जाते हैं? ये कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं। ये बात क्लियर हुआ। दूसरी बात, कर्नाटक का मल्लिकार्जुन मंदिर, ये क्या कर रहा है? मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण किसने करा है? 1 नंबर का प्रश्न आपके 68,500 में भी पूछा है और 69,000 में भी पूछा है कि मंदिर के निर्माण से 1 नंबर जरूर आएगा। एक एक जगह क्लियर करते हुए चलिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कह रहा मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण किसने कराया? सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा निर्माण कराया गया मल्लिकार्जुन मंदिर का। मल्लिकार्जुन मंदिर है क्या? तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्तंभों के आधार पे जो वर्णन है, जो झांकी उसमें की गई है, वही है मल्लिकार्जुन मंदिर। ये इसका संबंधित चीजें, ठीक है। अच्छा,
कर्नाटक राज्य की स्थापना कब की गई थी? जैसे अभी आप एग्जाम दिए होंगे पीसीएस में, ये चीजें आपसे पूछ लेता है, अरुणाचल प्रदेश, असम की स्थापना या कब भारत में मिलाया गया, ये याद रखिए। कर्नाटक राज्य की स्थापना, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। कर्नाटक का लिंगानुपात 968 प्रति 1000 पुरुषों पर। और कह रहा कर्नाटक की साक्षरता तो 75.60%। यह क्या है? ये कर्नाटक की साक्षरता। या क्लियर हुआ? ये कर्नाटक के तौर पे स्क्रीनशॉट लीजिए, कर्नाटक के तौर पर स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए आगे की ओर चलिए, क्या कह रहा है देखिए। असत्य कथन की पहचान करिए। देखिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये देखिए एक, अब देखिए जीके आपको कैसे तैयार करना है, क्या क्या ध्यान देना है। भारत में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, भारत का और उत्तर प्रदेश का ये जो स्टेडियम है ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेडियम जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट मैं आपके बीच केवल 8-10 ले आऊंगा, और अगर आप तैयार रखेंगे कोई माइक लाल 1 नंबर नहीं काट पाएगा आपका। कह रहा क्या? देखिए असत्य कथन बताना है। कह रहा इकाना स्टेडियम लखनऊ में नहीं है, ग्रीन पार्क स्टेडियम नोएडा में नहीं है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में नहीं है, और कह रहा बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम क्या यह मूल रूप से हैदराबाद में नहीं है? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई। सुपर टेट स्पेशल है, मैं बता रहा हूं। ये देखिए सभी एग्जाम में ये तो पूछता ही है, लेकिन स्पेशली ये सुपर टेट है, याद रखिए। देखिए मैक्सिमम का जवाब 6 का बी आ रहा है। देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम या नोएडा में नहीं, बल्कि यह कहां पर है? कानपुर में। बाकी आप जानते हैं कि इकाना स्टेडियम ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इकाना स्टेडियम है, याद रखिएगा। इकाना स्टेडियम यह जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और योगी जी ने जानते हैं थोड़ा सा चर्चा इन चीजों को लेकर के बना रहता है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है? कानपुर में है। बाकी ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लिया हूं, अभी मैं बाकी भी करा दूंगा, ईडन गार्डन सब कराऊंगा आगे आगे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद, इसको याद रखिएगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ ना? इस तरीके से ये चीजें याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है एकदम। आज एकदम क्रीम चीज आपको दे रहा हूं, कोई भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। चीजें याद रखिए, आप भी समझ सकते हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, आप खुद की समझ बनाइए। देखिए एक आपसे चीजें ये पूछ लिया जाता है, व्यक्तित्व। आपके सुपर टेट में एक चैप्टर जुड़ा हुआ है आपके जो जीके का है, व्यक्तित्व में वह पुराने किसी को उठा करके पूछ देता है कि किसके समय का क्या, उसकी मूल रूप से पुस्तक पूछी जाती है। क्या? पुस्तक पूछी जाती है। लेकिन मैंने प्रयास ये किया है, कोई भी एग्जाम में आए आप कर जाओ। देखो क्या हमने व्यक्तित्व ले लिया, जियाउद्दीन बर्नी। व्यक्तित्व क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। और आपको मेरे भाई बताना क्या है? आपको बताना है जियाउद्दीन बर्नी के संदर्भ में असत्य कथन। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जन्म हुआ था, मतलब उस समय नाम क्या था उसका? बरनी नाम था। बरनी बदल गया है किसके तौर पर? बुलंदशहर। याद रखिएगा, अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे तो बरनी मिलेगा, बरनी बदल गया है किसमें? बुलंदशहर में। फतवा ए जहांगीरी, के नहीं होगा, फतवा ए जहांगीरी तारीखे फिरोज शाही बरनी की प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट करा, मोहम्मद तुगलक के शासन काल में 20 वर्ष तक ये मतलब उनके संरक्षण में था, मतलब उनके तक ये संरक्षण में था। ये शब्द याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा बरनी ने 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण किया था। अब देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कुल कितने विद्वानों से शिक्षा ग्रहण किया? 46। और क्या कह रहा है ये देखिए, और इसके अलावा कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक के शासन काल में तो कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक, न कि 20 वर्षों तक। तो असत्य आपका सी है। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में जियाउद्दीन बरनी कितने वर्षों तक संरक्षण में रहा, या कितने वर्षों तक इतिहासकार के रूप में शामिल था? तो याद रखिएगा कितने वर्षों? 17 वर्षों तक। अच्छा आगे क्या कह रहा है?
कह रहा मोहम्मद जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का क्या नाम है? तो कह रहा फतवा ए जहादारी और तारीखे फिरोज शाही। क्या? फतवा ए जहादारी और तारीखे फिरोज शाही, ये मूल रूप से पुस्तक है किसकी? जियाउद्दीन बर्नी की। स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये उत्तर प्रदेश, मतलब ये आपके यूपी का, ये यूपी आपके जो जीके है इसका एक व्यक्तित्व का एक बेहतर प्रश्न है। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए राइट, चलिए आगे की ओर। प्रश्न नंबर 8 यहां पे भी कह रहा है असत्य कथन की पहचान करिए। कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्या प्रयागराज है? मतलब आपको असत्य कथन बताना है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कह रहा क्या कानपुर है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या जौनपुर है? और ऑप्शन नंबर डी कह रहा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कानपुर है। आपको बताना है असत्य कथन। आपसे उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या नगरीकरण है, ये जनसंख्या नगरीकरण में ऐसे ही बस केवल 3 प्रश्न करा देंगे और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, उससे जनसंख्या नगरीकरण बाहर ही नहीं जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या नगरीकरण का ये मूल रूप से मतलब प्रश्न लाया हुआ है। ऐसा नहीं कि 100 प्रश्न आपको जनसंख्या नगरीकरण से ढकेल दूं और आप बस बाल झड़ता चला जाए, रट्टा मारते चले जाएं, ये चीजें नहीं। चलिए कमेंट करिए सर्वाधिक जनसंख्या मतलब इसमें असत्य कथन की पहचान करिए। चलिए बिल्कुल। देखिए दोस्त, ये अब देखिए ये नहीं, ये संस्था की प्राइवेसी है। जिस दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उस दिन ये आपको लाइव ही मिलता है। वो मेरी मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मजबूरी है। आप इंपॉर्टेंट चीजें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, उपयोगी नहीं लगे आप जैसा चाहे कर सकते हैं, मैं नहीं जानता, बाकी आप समझिएगा। सेशन लाइव है, बस मैं इतना कहूंगा। तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो प्रयागराज, आप जानते हैं प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, यह बात पूरी तरीके से क्या है, सत्य है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां? सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का जौनपुर, ये भी सही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला ये कानपुर नहीं होगा, ये क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ये जो आप नोएडा जिसको बोलते हैं ये है। इसका मतलब यह कथन आपका क्या है, गलत है। इज द राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीन प्रश्न ऐसे केवल 3 प्रश्न हम आपको करा देंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या नगरीकरण का मोटी पुस्तक पढ़ना खत्म, छू मंतर। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल पक्का मैं कह रहा हूं भाई, एकदम आप मतलब समझिए। देखिए सेशन लाइव है तो मैं मैक्सिमम आपकी हेल्प करूंगा और इंपॉर्टेंट ले आऊंगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, प्रश्न आपके पूछ लिया है। देखिए क्या पूछ लिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की बात कर रहा है। सत्य कथन की पहचान करें। सोहर और कव्वाली कह रहा है क्या अवध के क्षेत्र में प्रचलित है? आप जानते हैं ये दोनों साल एक प्रश्न है। कह रहा क्या कजरी मिर्जापुर में प्रसिद्ध है? लंगूरिया पूर्वांचल में प्रसिद्ध है? और कह रहा कि क्या लावड़ी रुहेलखंड में यहां पर प्रचलित है? चलिए बताएंगे बिल्कुल। मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए बिल्कुल, चलिए कमेंट आगे की ओर बढ़े। देखिए सोहर और कव्वाली ये मूल रूप से जो अवध वाला बेल्ट है, ये यहां के संदर्भ में मतलब लोकगीत के तौर पर प्रचलित है। आपके एग्जाम में 69,000 में ही ये पूछा हुआ है, कजरी मतलब मिर्जापुर में प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब था कजरी। ये आया हुआ है, ये सुपर टेट का आया हुआ प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, लंगूरिया ये मूल रूप से, अगर हम सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या लंगूरिया की बात होगी तो कहां लगाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या लगाएंगे? लंगूरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल का पूछा तो याद रखिएगा बिरहा। क्या देखिए एक और अलग चीज है आपको मिला, इसका मतलब ये 3 है भाई, 2 ही लग गया, 3 है।
और लावड़ी तो ये जो रुहेलखंड वाला बरेली वाला जो एरिया है यहाँ पे, इसका मतलब देखिए ये सही का सेंस क्या है कि मतलब ये सही है, ये सही है, ये असत्य मिलान है और ये सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका मूल रूप से क्या है, सही है। 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा हरिदास जयंती मेला, हरिदास जयंती मेला कह रहा है कि क्या यह मथुरा में मनाया जाता है। कह रहा ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में मनाया जाता है। कह रहा खिचड़ी मेला आजमगढ़ में मनाया जाता है। और कह रहा क्या कजली मेला महोबा में मनाया जाता है। चलिए कमेंट करेंगे कि आपसे कह रहा कि ये देखिए 1 नंबर का प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आप अगर प्रीवियस ईयर का प्रश्न करे होंगे तो मैं आप भाई खुद समझदार है भाई, आप ग्रेजुएट हो, प्रशिक्षण प्राप्त किए, आप बिना प्रीवियस ईयर का पेपर देखे आप तैयारी नहीं शुरू करते हैं। बताओ दोस्त कि मेला 1 नंबर का हर 68,500 में भी और 69,000 में भी 1 नंबर का पूछा है कि नहीं पूछा है। केवल ऐसे ही 3-4 प्रश्न करा दूंगा चुटकी में छू मंतर। देखिए क्या करा है, हरिदास जयंती मेला तो याद रखिएगा, हरिदास जयंती मेला ये मथुरा में फेमस है, ये मथुरा में मतलब मथुरा का ये प्रसिद्ध मेला है। ढाई घाट मेला ये प्रसिद्ध है कहां, शाहजहांपुर। खिचड़ी मेला ये आपका असत्य है, आपका मतलब असत्य है, तो आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए, और कजली मेला तो देखिए लोग कंफ्यूज कहां होते हैं। कजरी अभी आप मिर्जापुर देखें, कजरी नहीं लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कजली मेला। और ये महोबा का ये मूल रूप से फेमस है, जो वहां पे एक तालाब है, उसका क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा है, कीरत सागर, वो उसी के जस्ट बगल में, कीरत सागर के जस्ट बगल में। तो ये कजली मेला। खिचड़ी मेला कहां मनाया जाता है, ये भी तो भाई अब अगर आ ही गया है तो आपको तो जानना पड़ेगा ना कि कहां मनाया जाता है। नोट डाउन करिए, गोरखपुर। कहां, यह गोरखपुर में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 चलिए, असत्य कथन की पहचान करिए। क्या कह रहा है, सरधना महोत्सव क्या मेरठ में मनाया जाता है। कह रहा कंपिल महोत्सव क्या फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। कह रहा बुद्ध महोत्सव कौशाम्बी में मनाया जाता है। जैन और बौद्ध तीर्थ स्थली किसे माना जाता है, कौशाम्बी। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं। और सोन महोत्सव तो सोन है तो सोनभद्र, याद रखिएगा। चलिए कमेंट करेंगे और देखिए ये बताइए, स्क्रीनशॉट प्रॉपर लेते जा रहे हैं ना। बाद में आप अगर कल कमेंट करें कि सर ओपन वीडियो करा दीजिए, देखिए संस्था की प्राइवेसी है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेने से नहीं चुके। अगर नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बार बार हट जा रहा हूं, याद रखिएगा। अच्छा रजत कुछ कहना चाहते हैं। हाँ रजत आजा भाई। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हाँ तो चलिए, खिचड़ी कहां, तो अब आप जानते हैं ना खिचड़ी बना रहे हैं आपके। चलिए नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। कह रहे हैं कि आज अगर आप 5,000 कर देते हैं, आज 5,000 कर देते हैं, क्योंकि आज कोई क्लास भी नहीं चली है और डेटा सबके पास होगा। अगर आप 5,000 कर देते हैं तो ये वीडियो प्राइवेट नहीं होगी, प्राइवेट नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, प्राइवेट नहीं होगी। आप अगर 5,000 कर देते हैं तो हम भी शेयर कर रहे हैं, आप भी शेयर करिए, दोनों मिलकर शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू। और चलिए आगे मिलिएगा। चलिए बिल्कुल भाई, आप देखिए, हाँ बिल्कुल आप देखिए, पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए कोई डाउट नहीं। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। देखिए भाई सरधना महोत्सव लिखा है, मेला थोड़ी लिखे हैं। चलिए क्या कह रहा है, देखिए 11 का ये अच्छा कुछ लोग, मैं मेले की बात नहीं कर रहा हूं, महोत्सव की बात कर रहा हूं। सरधना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है, कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, बुद्ध महोत्सव तो बुद्ध महोत्सव कहां, आप देखिए कंफ्यूज हो गए। बुद्ध महोत्सव तो भगवान बुद्ध मतलब जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। और वहीं पे बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है कहां, या तो आपके एग्जाम में ऑप्शन होगा वाराणसी
या तो ऑप्शन होगा क्या, सारनाथ आपका असत्य कथन पूछा है, मतलब बुद्ध महोत्सव नहीं। अच्छा, कौशाम्बी से आप कंफ्यूज हो गए, तो देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जैन और बौद्ध का तीर्थ स्थली, तो जैन और बौद्ध का तीर्थ स्थली की अगर हम बात करते हैं तो जैन और बौद्ध का तीर्थ स्थली यह मूल रूप से क्या माना जाता है, ये कौशाम्बी माना जाता है। देखिए ये माइनर से चीजें हैं जो आप कंफ्यूज होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल अब क्लियर हुआ मैक्सिमम, अब समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे की ओर। तो असत्य कथन क्या हो गया, बुद्ध महोत्सव कहां होगा, ये वाराणसी या आपका सारनाथ हो गया, और कह रहा सोन महोत्सव सोनभद्र, ये बाकी चीजें सही है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है, 3-4 बातें बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब किया गया, 1956 में, 1972 में, 1974 में और 1989 में। देखिए 3-4 प्रश्न, एक तो कर रहा पर्यटन विभाग की स्थापना, उसके बाद कर रहा है कि पर्यटन मूल रूप से कह रहा है कि पर्यटन को मतलब मूल रूप से कह रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से, या पर्यटन को मूल रूप से भारत में एक तरीके से लोकप्रिय बनाने के लिए जो एक व्यापारिक या एक वाणिज्यिक क्षेत्र के तहत घोषित किया गया। ये 2-3 बातें आपसे पूछ रहे, और विभाग के साथ साथ ये मतलब अलग से आयोग का कब गठन किया गया, 3-4 बातें आपके बीच होगी, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल मैक्सिमम देखिए, अभी भी देखिए यही होता है। देखिए इसीलिए मुझे आपकी कमजोरी पता थी, इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, ये पर्यटन विभाग की स्थापना हुई है 1956 में, ठीक है। कब हुई है, 1956 में। 1956 में होने के बाद 1972 ईस्वी में सबसे पहला परिवर्तन पर्यटन को मतलब एक तरीके से, या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, या एक शब्द क्या कह रहा है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो देने का पहला प्रयास इसको क्या किया गया, इधर से आयोग को थोड़ा सा कमीशन पे थोड़ी परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ। फिर 74 में इसको लेकर के एक नया आयोग बना दिया गया उत्तर प्रदेश में, और 1989 में पूरी तरीके से दर्जा दे दिया गया किसका, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। अगर प्रश्न कहता है या अगर प्रश्न बने तो याद रखिएगा, प्रश्न कहे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तब लगाएंगे 1989। देखिए आप में से, चलिए बिल्कुल, तो देखा, ठीक है। चलिए बिल्कुल अब देखिए ये चीजें आप नोट डाउन करते रहिएगा। हाँ, पर्यावरण नीति, अच्छा 98, ठीक है। पर्यटन विभाग पूछा था। आइए चलिए देखिए यहां पे क्या कह रहा है। देखिए आज एक आपको, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, जहां गलत है वहां एक ट्रिक है, धान का कटोरा उत्तर प्रदेश में चंदौली को कहते हैं, हींग व गुलाल नगरी मथुरा को कहा जाता है, आप जानते हैं, रसिया वगैरह आप जानते हैं, सुहाग नगरी, फिरोजाबाद यहां पे होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया है, याद रखिएगा क्या, फिरोजाबाद। चलिए कोई बात नहीं, फिरोजाबाद, सी में फिरोजाबाद, और पीतल नगरी मुरादाबाद। तो क्या पीतल के जो बर्तन बनाए जाते हैं मुरादाबाद फेमस है, सुहाग नगरी, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद, कह रहा हींग व गुलाल नगरी मथुरा, और धान का कटोरा चंदौली। देखिए बिल्कुल भाई, देखिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप देखिए ध्यान दीजिए, आप समझ रहे होंगे, जो सुपर टेट और जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गंभीरता से, वो बुद्धिमानी से समझ भी रहे हैं, बता रहा हूं आपको, आप समझो, ठीक है। चलिए बिल्कुल बताइए,
चलिए बिल्कुल, अभी हम बताएंगे आपको कहां पीडीएफ मिलेगा, सारी चीजें अच्छे से समझाएंगे। पहले जो आज मैं मेहनत किया हूं उसका प्रतिफल तो ले लो भाई। तो देखिए, धान का कटोरा जो चंदौली वाराणसी से कट करके जो नया जिला बना है चंदौली, जो बिहार के बॉर्डर को टच करता है, इधर सासाराम भभुआ मतलब इस साइड से, ये धान का कटोरा, ये एक आपका जिला हो गया उत्तर प्रदेश का। हींग व गुलाल नगरी, तो हींग का पहला अक्षर क्या है? ह। तो याद रखिएगा क्या? हाथरस। ये याद रखिएगा, बाकी सही है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है किसके लिए? कांच की चूड़ियां। याद रखिएगा क्या? कांच की चूड़ियां। क्या? कांच की चूड़ियां। ये मूल रूप से कहां? फिरोजाबाद। और आप जानते हैं पीतल के जो बर्तन बनते हैं उसके लिए मुरादाबाद। ठीक है। अच्छा, खड़ाऊ अगर पूछ ले भाई, इंपॉर्टेंट एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार से कर रहा हूं, हालांकि अगले प्रश्न में बनाता, लेकिन रिस्पांस बहुत बेहतर है। मैं मतलब चलिए खड़ाऊ बता दीजिए, खड़ाऊ कहां? तो याद रखिएगा पीलीभीत। पीलीभीत याद रखिएगा क्या? पीलीभीत। पीलीभीत को याद रखने का क्या है? जो सन्यासी होते हैं वो खड़ाऊ में सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी लगा करके तब पहनते हैं। याद रखिएगा, जनेऊ और खड़ाऊ दोनों में थोड़ा सा हल्दी टच करा दिया जाता है, और हल्दी किस रंग का? पीला। तो पीलीभीत क्या? खड़ाऊ। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। चले बिल्कुल, और देखिए पहुंच गए हम लोग। देखिए आप अब समझ में आ रहा होगा। देखिए जीके का अलग डायमेंशंस क्या होता है। अब हम ढकेले हैं एक तरफ से, एक ही जगह से, तो कैसे हो पाएगा? ये चीजें उस तरीके से तो नहीं संभव ना। ये देखिए डायमेंशंस बदल रहे हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है। आप भी बदलिए, पढ़ने का तरीका बदलिए। अभी मैं लास्ट में बता रहा हूं और सारी चीजें। नाबार्ड की बात कर रहा है। चलिए नाबार्ड बताएंगे। सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया? 12 जुलाई 1982 को। कह रहा इसकी स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर या किस समिति के रिकमेंडेशन पर किया गया था? तो देखिए क्या कह रहा है, इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की यहां पे सिफारिश पर क्या किया गया था। कह रहा क्या इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्य हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका प्रदेश स्तर पर, अब भाई आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो कह रहा क्या उत्तर प्रदेश स्तर पर इसका मुख्यालय जो है वह नोएडा में स्थित है। कमेंट करिए और मैक्सिमम का सही जवाब आ रहा है। ये देखिए नाबार्ड ओबार्ड ऐसा चीज है, हर साल आपके इकोनॉमिक्स में पूछ लेगा। जो मैं 32 कह रहा था ना नंबर आपको सुपर टेट में, अब देखिए 33, और ऐसे ही ये संख्या बढ़ाता चला जाऊंगा। बात को समझिएगा। देखिए, और मैं ये चाहता हूं कि आप इस लाइव सेशन से कुछ भी छूटे ना। स्क्रीनशॉट प्रॉपर लीजिए, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो प्रॉपर नोट डाउन करिए, सारी चीजें करिए। चलिए देखिए, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया, यह बात पूरी तरीके से सत्य है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यह भी बात सत्य है। बी शिवरामन समिति ने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर जो मूल रूप से कृषि की देखरेख की अनदेखी की जाती है, क्योंकि यहां पे जो एसेट्स, मतलब जो धन, जो मुद्रा बैंकों के द्वारा लगाया जाता है, वो अधिकांशतः भाई सही तरीके से कृषि का विकास न होने के कारण यहां से मूल रूप से पैसा समय से नहीं मिल पाता, तो बैंक इनको कर्ज देने से क्या करते हैं? कतराते हैं। तो ऐसा कुछ रेगुलेटिंग चीजें होनी चाहिए जिसका मूल फोकस ही किस एरिया में हो, उसके तौर पर यहां पे आपकी स्थापना की गई नाबार्ड की। और इस बात को सुझाया किसने? ये सुझाया था बी शिवरामन समिति ने। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय कर रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश के राजधानी कहां? लखनऊ में इसका आपका प्रदेश स्तर पर मुख्यालय मौजूद है। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका
हाँ बिल्कुल, स्टेट मुख्यालय ये कहां है? स्टेट मुख्यालय आपका नोएडा में ना होकर के लखनऊ में। ये नाबार्ड हर एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया? चलिए, ये लखनऊ में। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? चलिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? सिरमैक अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा था ना, सुपर टेट 69,000 में सिरमैक अनुसंधान संस्थान से, हालांकि 2-2, 3-3 पूछा था, मैं अभी जिक्र एक ही का कर रहा हूं। ऐसे 3-4 प्रश्न कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए पूरा अच्छे से लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसा नहीं कि चीजें में आप भूल जाए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहा है कि क्या ये लखनऊ में नहीं है? सुदूर संवेदन अनुसंधान उपयोग केंद्र, क्या ये लखनऊ में नहीं है? कह रहा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, कह रहा क्या ये लखनऊ में नहीं है? और कह रहा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, क्या ये लखनऊ में नहीं है? तो एक जगह का आप नाम सुने हैं, मखदूम। मखदूम ये कहां है? मखदूम ये कहां है? जरा कमेंट करिए तो। चलिए, मखदूम आगरा में या मथुरा में? चलिए, अभी आप थोड़ा सा समय नहीं व्यर्थ करेंगे। कहां है? मथुरा। और केंद्रीय बकरी, जहां के लोग शाकाहारी हैं वहीं पे होता है क्या अनुसंधान? किस पर? तरीका है याद रखने का। मखदूम, मथुरा, धर्म की नगरी, और एंटी चीजें, बकरी। अब आप समझते हैं बकरी या बकरा, अब आप समझिएगा। राइट आंसर प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 16, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत शानदार प्रश्न है। कह रहा 1900 में, 1910 में, 1920 में। देखिए, एशिया में 7वां स्थान अपने शिक्षा क्षेत्र में रखता है, ये याद रखिएगा, मेडिकल को क्षेत्र को लेकर के। और क्या कह रहा है कि स्थापना कब की गई थी? किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। किसने? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। बताएंगे कब किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? 1916 ईस्वी में। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैसी यूनिवर्सिटी है? ये केंद्र, मतलब यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, यह प्रसिद्ध है मेडिकल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मेडिकल के लिए। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बनारस के लिए याद रखिएगा, आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि कछुआ पार्क कहां पर बनाया गया है? ये नया कछुआ पार्क का निर्माण कहां पर किया गया है? ये नया है, ये इंपॉर्टेंट है। कछुआ पार्क कहां पर बनाया गया? कछुआ पार्क बनाया गया है बनारस में, ये याद रखिएगा। ठीक है, कछुआ पार्क बनारस। राइट आंसर प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 17। चलिए, उत्पादन की दृष्टि से देखिएगा, उत्पादन की दृष्टि से। चलिए, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्य है गेहूं, गन्ना, आलू का, गेहूं, आलू, मूंगफली का, आलू, कपास, चावल का, गन्ना, कपास और आलू का। तो देखिए, अच्छा एक बार कमेंट करते तब से एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि जो 9 PM की आपकी क्लास जो रोज रात में जो चलती है, स्पेशली आप देखिए होता क्या है कि करंट अफेयर्स में अगर कहीं से भी लाकर के पढ़ाने लगूं तो अगर आपके एग्जाम की तिथि तय नहीं है तो आप कंफ्यूज होंगे कौन सा वाला हमारे लिए उपयोगी बचेगा, कौन सा नहीं बचेगा। इसलिए चूंकि देखिए एक एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप भाई बहन मान करके आपको सलाह दे रहा हूं। हालांकि मैं आपको अपना शेर और अपनी शेरनियां घोषित कर चुका हूं, तो सुनिए मेरे शेर और मेरी शेरनियां, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप करंट अफेयर्स मंथ वाइज तैयार करते हैं, कैसा मंथ वाइज तैयार करते हैं, तो जैसे एग्जाम का डेट खिसकेगा, आगे पीछे होगा, कौन सा मंथ निकाल देना है ये आपके लिए क्या होगा, आसान। प्लेलिस्ट में मैं डलवा चुका हूं किसका, जनवरी पढ़ा दिया हूं पूरा, फरवरी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, मार्च जो बिल्कुल मुश्किल से ढूंढा गया, आप जानते हैं कोरोना के कारण जो घटनाएं थी वो सही से छपी नहीं ये चीजें, मार्च में आपके 2 वीडियो में करा दिया हूं।
कल 9 बजे अप्रैल मई जून मतलब ऐसे सेशन को लेकर के बढ़ूंगा। चीजें आप जानते हैं लॉकडाउन में लोगों ने पढ़ा नहीं, ये गठरी इकट्ठा करके तैयार करेंगे तो नहीं होगा। तैयार कर लीजिए, 35% की उपयोगिता आपके हर एग्जाम में बढ़ गई है करंट की। बेटा एक एक नंबर 0.5 से मैं बताता हूं ना कि 50,000 ऊपर 50,000 नीचे सिलेक्शन ले लीजिए, चले जाइए, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बस मैं इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं। चलिए बहरहाल आइए देखते हैं ये क्या। तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन की बात करें, बस 4 चीज याद रखना। क्या क्या? गेहूं याद रखिएगा, दूध याद रखिएगा, गन्ना याद रखिएगा, और क्या याद रखिएगा? आलू। बस 4 चीज याद रखिए, बस कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान दीजिए, जैसे अग्रणी उत्पादन की बात किया है तो एक ये प्रदेश की सर्वाधिक नकदी फसल, भाई पूछता है ना, सर्वाधिक प्रदेश की सर्वाधिक नकदी फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक नकदी फसल हमारी कौन सी है? गन्ना। गन्ना उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर। प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जो गन्ना उत्पादित करेगा वही सबसे ज्यादा क्या करेगा? जो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित करेगा वही सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करेगा। ये बात सही हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। तो देखिए सर्वाधिक चीनी मिलें कहां है? देखिए गंभीरता से, सर्वाधिक चीनी मिल कहां है? तो आप बताएंगे सर्वाधिक चीनी मिल कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। इसके कारण सर्वाधिक चीज, भाई गन्ना ये कच्चा सौदा है और ये तैयार प्रोडक्ट है। राइट आंसर प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? चलिए आगे, चलिए आगे की ओर। प्रश्न नंबर 18, चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है छपाई फार्मा उद्योग फर्रुखाबाद, पेठा उद्योग कानपुर, रेवड़ी उद्योग लखनऊ, बिंदी उद्योग बलिया। बिंदी उद्योग बलिया। कह रहा देखिए बिंदी वो हाँ समझ गए आप, जानते हैं बुद्धिमान है आप। चलिए कमेंट करें, कमेंट। क्या छपाई फार्मा उद्योग प्रदेश के फर्रुखाबाद में फेमस है? कह रहा कि पेठा उद्योग कानपुर में होता है और रेवड़ी उद्योग लखनऊ और बिंदी उद्योग बलिया। चलिए कमेंट करें, फास्ट कमेंट करिएगा, फास्ट कमेंट करेंगे। अगर आज आपकी, देखिए मेरा ठीक है 4,000 की बात आपसे किए थे, 4,000 पूरा कर दीजिए। कल से 30% जो आपकी 10 बजे के बाद की क्लास होगी वो जीके ओरिएंटेड कर देंगे, ये वादा है आपका मास्टर से। मास्टर का आपसे मतलब शेर शेरनियों से वादा है। कल 9 बजे से 10 बजे तक आप करंट अफेयर्स स्पेशल पढ़िए, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें, और 10 बजे बिना ब्रेक किए उसी में जीके के कुछ न कुछ प्रश्न हम लोग लेते रहेंगे, लेके सेशन मजेदार बनाते रहेंगे। चलिए अच्छा, पेठा आगरा सरल हो गया था। चलिए पेठा, अच्छा मैं कह रहा हूं कि आगरा ठीक है, आगरा को आपको नहीं लेना है। अब बताइए क्या करेंगे? आगरा को मैं कह रहा हूं मत लीजिए, मतलब है आगरा तो है नो डाउट। बिंदी उद्योग याद रखेगा, ये सब चीजें पूछेगा। बिंदी उद्योग बलिया, रेवड़ी उद्योग तो रेवड़ी प्रसिद्ध है कहां की? लखनऊ की। और छपाई फार्मा फर्रुखाबाद। अगर आगरा ऑप्शन में ना हो, भाई आगरा बार बार पूछा है, हो सकता है घुमा दे। याद रखिएगा मास्टर कहां से पढ़ा रहा है, ये यहां का भी फेमस है, मतलब दूसरे नंबर पे आगरा के बाद प्रयागराज। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये याद रखिएगा, ये वाला तो आप जानते ही हैं, कोई बात नहीं, चंद्रा का ब्रांच ही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर क्या है? जवाब दीजिए। ये अभी कई एग्जामों में, अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में, कंप्यूटर का एग्जाम जहां होता है वहां ये चीज पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर 109 है शिकायत सुझाव के लिए, 1049 है, 1065 है, 1076 है। आप बताइए क्या जीके जिसको कहते हैं घुमा घुमा के लाया हूं कि नहीं लाया हूं? चीजें आ रही हैं भाई। देखिए इसकी उपयोगिता आपके एग्जाम में है, आप खुद जानते हैं, आप अपने करियर को लेकर के खुद सजग हैं। समझिए कि
कचरा और मूल चीज दोनों में अंतर समझिए, अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छी तरीके से चीजों के आगे बढ़िए। दोस्त, ईश्वर से नवरात्रि है और एक टीचर हूं, जानते हैं न जाने कब सरस्वती जी हो आप बैठे, बस एक केवल दिल की इच्छा है, आप सफल हो जाइए, बस सफल हो जाइए, सफल हो जाइए। मत आशीष सर का नाम मत लीजिएगा, चंद्रा का नाम मत लीजिएगा, संस्थान और मैं बस चाहता हूं आप सफल हो जाइए। आप अंदर से जो कहते हैं, अंदर से जो अंतरात्मा आशीर्वाद देगी उससे मुझे खुशी मिलेगी, बस और कुछ नहीं। चलिए चलिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, चलिए मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है, मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है। कुछ लोग देखिए क्या कर रहे हैं, 1009, 1049, 76 में उलझे पड़े हैं और राइट आंसर है 1076। याद रखिएगा, अभी रात में नहीं मिला दीजिएगा, याद रखिए 1076 ये उत्तर प्रदेश सरकार का टोल फ्री नंबर है। शिकायत, ध्यान दीजिए, क्या शिकायत सुझाव, शिकायत सुझाव हेल्पलाइन इसका नाम दिया गया, शिकायत सुझाव हेल्पलाइन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न, स्वान परियोजना का संबंध किससे है? देखिए बहुत शानदार प्रश्न। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है स्वान परियोजना। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है। सबसे पहले प्रश्न यही है कि स्वान परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? आप बताएंगे मेरे भाई, उत्तर प्रदेश से। कह रहा क्या ये विद्युतीकरण के लिए चालू किया गया, कृषि संरक्षण के लिए चालू किया गया, सॉफ्टवेयर विकास के लिए चालू किया गया, कह रहा क्या वाईफाई के लिए चालू किया गया? चलिए कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करें, फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट। चलिए अच्छा, बी मैक्सिमम का है कृषि संरक्षण या कृषि को बढ़ावा देना ना, मैक्सिमम का जवाब। चलिए अभी प्रश्न है, अभी आप करते रहिए, देखिए अभी मजा आएगा। स्वान परियोजना, तो देखिए यह मूल रूप से बनाया गया किसके लिए? फाइल ट्रांसफर के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए। तो अब फाइल ट्रांसफर के लिए बनाया गया है अगर, तो 2 ऑप्शन कट गए, बच गया 2। अब जवाब दीजिए, सरल कर दिया हूं। अच्छा नॉट श्योर, अच्छा देखिए फाइल ट्रांसफर में डेटा तेजी से क्या हो, अपलोड हो, इसके लिए वाईफाई, मतलब आपका क्या वाईफाई के लिए मूल रूप से किया गया, तो आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा अगर वाईफाई ऑप्शन में ना दे तब क्या होगा? इंटरनेट, ये याद रखिए। ले लिया स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। अच्छा कोई पूछ रहा है कि ये सुपर टेट के लिए है, ये पूरा खजाना जो लाइव था आज का, ये ओरिएंटेड ही है क्या? सुपर टेट। मैं इसमें लेखपाल, ग्रुप डी, ये चीजें कोरिलेट किया हूं, लेकिन ये मुख्य केंद्रित है किस पर? सुपर टेट पर। ये याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न से कोरिलेट करके इंपॉर्टेंट चीजें बनाए हो। अभी मैं आपसे कुछ चीजें लूंगा, मतलब आपका फीडबैक लूंगा, मतलब दक्षिणा नहीं चाहिए। ये निःशुल्क 9 बजे ये चलता रहेगा। दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहां पर स्थापित है? मतलब ये ब्रेल लिपि प्रेस की आप बात कर रहे हैं, ब्रेल लिपि प्रेस। ये कह रहा कि क्या नई दिल्ली में बनाया गया है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, आगरा में है। देखिए ब्रेल लिपि आप जानते हैं किसके द्वारा विकसित किया गया? लुईस ब्रेल के द्वारा। किसके द्वारा? लुईस ब्रेल महोदय के द्वारा। कुल कितने बिंदुओं पर है ये? तो कुल यह 6 बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर? ये 6 बिंदुओं पर है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर। और देखिए 6 बिंदुओं पर है ये चीजें, तो ठीक। चलिए और क्या करा? लुईस ब्रेल, किसके द्वारा? लुईस ब्रेल के द्वारा 6 बिंदुओं पर, नुकीले बिंदुओं से उकेर करके वो जो उभरे बिंदु पे बनाया जाता है। ब्रेल लिपि प्रेस कहां पर? बताएंगे ब्रेल लिपि प्रेस कहां पर? चलिए बिल्कुल, प्रश्न नंबर 7 के लिए कमेंट करिए। चलिए तो देखिए, अगर हम ब्रेल लिपि प्रेस की बात करें तो ब्रेल लिपि प्रेस
ये जो मूल रूप से स्थापित किया गया है, ये भारत के उत्तर प्रदेश के, ये राजधानी क्षेत्र लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है? बताएंगे। बलिया में स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है, गोंडा में स्थित है, रायबरेली में स्थित है। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करेंगे। चलिए तब से एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी वीडियो को और आपके रिस्पांस को, आपके मेहनत को अभी माननीय हमारे आदरणीय वागेश सर देख रहे थे और उन्होंने तुरंत रजत के पास कॉल आया। अभी मैं आप देखे होंगे 3-5 सेकंड के लिए मैं आपके स्क्रीन से गायब था। सर का फोन आया और सर ने यह कहा कि हमारे भाई बहन चंद्रा के लिए हमेशा सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मतलब कह सकते हैं पूरा सहयोग बना करके रखे हैं। सर ने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वीडियो पूरी तरीके से आपका क्या रहेगा, ये आपके ऑफलाइन पर ये बना रहेगा। ये आप एक बार मैं ये चाहूंगा, चूंकि देखिए जो निर्देश था, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार धन्यवाद मुझे नहीं दोस्त, मेरा तो काम ही है मेहनत करना, आप सर को एक बार धन्यवाद लिख दीजिए। मैं बस यही चाहूंगा एक बार आप सभी लोगों, मतलब मुझे गुरु दक्षिण, एक बार सभी भाई बहन एक बार सर को धन्यवाद लिख दीजिए। एक बार सभी भाई बहन एक बार सर को धन्यवाद लिख दीजिए। बस यही दिल इच्छा है। चलिए ठीक है, ये सर का एकदम बिल्कुल वो है। बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है? चलिए कमेंट करेंगे और ये कमेंट आप वीडियो समाप्त होने के बाद, ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप इसका कमेंट करेंगे। लेकिन हां, मैं फिर से एक बात कह दे रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे, ये 9 PM की ये रामबाण क्लास है दोस्त। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा पीसीएस में कैसे प्रश्न पूछे गए और चुटकी में फंसा दिया गया। संस्थान का आपने परफॉर्मेंस देख लिया। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सुपर टेट आप दे रहे हैं, आप लेखपाल दे रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, आप इस प्रकार से जो एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर जैसे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और हां ये उनके लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो आरओ का मेंस देने जा रहे हैं। आरओ का आप पिछले आरओ के मेंस को पेपर को उठा करके देख लीजिए। मैं तो 35 कह रहा था, 42% करंट से प्रश्न आया था मेंस में। आप इसकी उपयोगिता मतलब, और शुद्ध करंट अफेयर्स में आपको वहां 9 बजे मैं पढ़ा रहा हूं रोजाना। अगर आपको यह क्लास महत्वपूर्ण लगी हो तो एक कमेंट आप मुझे यह करिए कि क्या कल से आपको 9 से 10 जो मैं करंट अफेयर्स कर रहा था, आपको कम से कम 5 ही प्रश्न जीके के मैं आपको ले लूं। आप क्या चाहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में समाप्त होने के बाद करिएगा। और आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपके इस बड़े सहयोग, आपके द्वारा ये लगातार परफॉर्मेंस के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप फीडबैक जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये चीजें मुझे प्रेरणा देती हैं आपके लिए और मेहनत करने के लिए। वीडियो समाप्त होने के बाद आपका दिया गया 2 लाइन का कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूं दोस्त, तब मुझे लगता है कि नहीं, इस धरती पर मेरे अपने कितने हैं। आप चाहे 5 ही लोग करते हैं, लेकिन मुझे एहसास होता है। थैंक यू वेरी मच।